Welcome all of you in the YouTube channel of SPS Coach Center. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको कंडीशनल सेंटेंस पे आधारित सेंटेंस को बताएंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरह से एरर्स पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं इसको किस ट्रिक से एरर्स को फाइंड आउट किया जाता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बता चुका था, तो अब आप इसकी एक्सरसाइज को देखें। ऐसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अनलेस दे कम अप एंड डू नॉट टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द पेट्स, दीज पेट्स, आई कैन नॉट थिंक ऑफ going away for any sort of pilgrimage। फ्रेंड्स, यहाँ देखें वाक्य की जो शुरुआत है अनलेस से की गई है। अनलेस के बाद वाला क्लास जो है दे कम अप एंड डू नॉट टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही आपको एरर्स मिल गया। आगे बढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। मैं आपको बताया था कि अगर वाक्य में कहीं भी अनलेस लगा हो, अनटिल लगा हो, तो उससे सटे हुए क्लास में, मतलब उससे जुड़ा हुआ जो क्लास होगा उसमें निगेटिव वर्ड नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता। तो देखें, अनलेस के साथ दे कम अप एंड डू नॉट यहाँ लिख दिया, जो कि गलत है। यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आएगा, अनलेस दे कम अप एंड टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक वे नहीं आते हैं या जिम्मेदारी को नहीं लेते हैं, आप टेकिंग केयर ऑफ दीज पेट्स, इन पेट्स का केयर ऑफ करने के लिए, आई कैन नॉट थिंक ऑफ गोइंग अवे फॉर एनी सॉर्ट ऑफ पिलग्रिम, तो मैं कहीं भी जाने के लिए मैं नहीं सोच सकता। तो यहाँ पे ध्यान दें, ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अनलेस अनटिल लगा हो तो इसके जस्ट बाद वाले क्लास में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात ये डू नॉट हटा देंगे और तुरंत आपका कम अप एंड टेक अप आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको ट्रिक पता है तो इसके एरर्स को फाइंड आउट करना बहुत ही आसान होता है। इसमें कुछ है ही नहीं, और केवल एरर्स ही नहीं, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी काम करेंगे, कहीं भी इसका यूज हो सकता है, कंप्लीट द सेंटेंस में भी आ सकते हैं। देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई एम सॉरी टू से दैट आई कैन नॉट से एनीथिंग अनलेस आई गो थ्रू द इंटायर डॉक्यूमेंट्स, आई एम सॉरी टू से दैट। मुझे यह कहने में काफी दुख हो रहा है, यह दुख है कि आई कैन नॉट से एनीथिंग, कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अनलेस आई गो थ्रू द इंटायर डॉक्यूमेंट्स। गो थ्रू मींस होता है रीड करना, पढ़ना। जब तक मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ नहीं लेता हूं, ध्यान दीजिए, इसमें दिखने से तो आपको सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन एक गलत जरूर है। वो गलती क्या है? इधर वाला वाक्य आई कैन नॉट से, कैन भी फ्यूचर को इंडिकेट करता है कि मैं कह नहीं सकता, आगे की बात करता है। अनलेस आई गो थ्रू द इंटायर डॉक्यूमेंट, जब तक कि मैं संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को मैं पढ़ नहीं लूंगा, मतलब जब तक पूरे डॉक्यूमेंट्स की स्टडी वह कर नहीं लेगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब स्टडी करने का काम कंप्लीट होने के बाद ही ये काम कर सकता है, कुछ वो कर सकता है। इसलिए यहाँ कंप्लीशन का सेंस है। तो जहां पे आपको लगे कि कोई काम पूर्ण होने के बाद ही दूसरे काम होगा, तो ऐसे केस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं। अर्थात परफेक्ट का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए और उससे पहले हैव का फॉर्म होना चाहिए। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन, और उससे पहले हैव हो जाएगा, अर्थात आई हैव गॉन थ्रू द इंटायर डॉक्यूमेंट्स। इस तरह से आपका यहां से एरर्स आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, अनलेस यू हैव द थ्रू एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, जब तक इस प्रोजेक्ट का आप एनालिसिस नहीं कर लेंगे, यू कांट से वेदर, तो आप कह नहीं सकते वेदर इट कैन बी फिनिश्ड विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम और नॉट। तब तक आप कह नहीं सकते कि क्या ये दिए हुए समय के अंदर ये समाप्त हो जाएगा या नहीं। फ्रेंड्स, यहां पर कोई गलती नहीं है, इस वाले वाक्य में भी कोई गलती नहीं है, तो वाक्य सेंस के अनुसार बिल्कुल ये सही है। इसलिए ये क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखें, you will have everything that you desire for, provided that you will work hard with some extra efforts।
कर यू विल हैव एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ होगा बशर्ते जो आपने इच्छा किया है, बशर्ते कि प्रोवाइडेड दैट यू विल वर्क हार्ड विद सम एक्स्ट्रा एफर्ट, बशर्ते कि आपको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट से काम करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। फ्रेंड्स देखें, कंडीशन के भाव को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे इफ होता है, प्रोवाइडेड दैट भी होता है, अनलेस है, अनटिल है, तो ये सब बहुत कई वर्ड है। तो इस तरह से आपका देखिए यहाँ प्रोवाइडेड दैट का प्रयोग किया गया है, जो कि प्रोवाइडेड दैट भी कंडीशन के भाव को व्यक्त करता है, जो इफ का सेंस है वही आपका प्रोवाइडेड दैट का भी है। और इसके बाद विल का प्रयोग यहाँ किया गया है, जो कि गलत है। कभी भी इस तरह का कोई भी वर्ड है जो कंडीशन के भाव को व्यक्त करता है, तो उसके सटा हुआ जो क्लॉज होगा उसमें कभी फ्यूचर नहीं होगा, अर्थात उसमें विल, शैल, वुड का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए तुरंत हम पकड़ लेंगे कि ये गलत है यहाँ पे, अर्थात यहाँ विल नहीं होगा, तो होगा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अर्थात यहाँ पे ये डिपेंड ऑन करता है नेक्स्ट क्लास पे, यहाँ पे विल हैव है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, अर्थात यू वर्क हार्ड विद सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स। नेक्स्ट, आई विल वर्क फॉर यू एज लॉन्ग एज यू विल पे वेल, यहाँ पे देखें एज लॉन्ग किसी भी कंडीशंस के बाद एज लॉन्ग एज हो, बताया भी थे कि जब फ्यूचर में दो कार्य होगा, जो कार्य पहले होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो बाद में होगा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स यही है कि आई विल वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करूंगा जब तक आप अच्छे ढंग से पे करते रहेंगे, मतलब ये काम होता रहेगा तब ये काम होगा। तो इस नाते यहाँ पे आपको ये फ्यूचर में नहीं होगा, एज लॉन्ग एज के बाद वाला जो क्लॉज होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, क्योंकि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो यहाँ पे यू पे वेल ये लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इफ इट स्नोड टुमारो विल गो स्केटिंग, यहाँ पे देखिए इफ इट स्नोड टुमारो, टुमारो आ गया, यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया गया है, ये गलत है, विल गो वी शैल गो स्केटिंग, तो यहाँ पे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर आपका स्नोड नहीं होगा, इसके स्थान पे इट लगा है, सिंगुलर है, स्नोज होगा। इफ इट स्नोज टुमारो वी शैल गो स्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इफ आई वुड हैव वर्क रेगुलरली आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, यहां देखें इफ से सटा हुआ जो क्लॉज है वहां पे वुड हैव का प्रयोग किया गया है। कभी भी जान लें कि इफ से सटे हुए क्लॉज में इफ हो, अनलेस हो, अनटिल हो, प्रोवाइडेड दैट हो, इस तरह का कोई भी वर्ड है जो कंडीशन के भाव को व्यक्त करता है, उस क्लॉज में कभी भी वुड हैव का वुड का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब फ्यूचर को व्यक्त करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, चाहे वुड हो, चाहे शुड हो, चाहे विल हो या शैल हो, तो इसलिए यहाँ पे गलत है। अब ये होगा किसमें, ये डिपेंड ऑन करता है आपके दूसरे क्लास के ऊपर। दूसरे क्लास में आपका वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अर्थात इसका अर्थ हुआ आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, मैं एग्जामिनेशन पास कर गया होता, मतलब पास्ट कंडीशन की बात हो रही है, तो पास्ट कंडीशन की बात होती है तो उसमें जो कंडीशन क्लास होता है वह पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा क्लास में आपका वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। तो यहां पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म उससे पहले हैड, तो यहां देखिए वर्ब थर्ड फॉर्म में है ही, इससे पहले आप हैड का प्रयोग कर दें तो ये आपका हैड हो गया, अर्थात इफ आई हैड वर्क रेगुलरली आई वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, इस तरह से यह वाक्य करेक्ट होगा। मतलब ये जान लें कि अगर वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो जो कंडीशनल क्लॉज होगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, मतलब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आई वुड हैव आस्क्ड you for dinner if I had known that you are staying here tonight, मैं आपसे डिनर की मांग किया होता यदि मैं जान गया होता कि आप आज रात यहीं पे रुके हुए हैं। फ्रेंड्स ये पास्ट में है, तो पास्ट में है तो ये प्रेजेंट में नहीं हो सकता, ये उस समय की बात है, इसलिए यहाँ पे
आर के स्थान पे वर का वाक प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे यू आर स्टेइंग हियर टुनाइट ये लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इफ द टूरिस्ट वुड हैव कम हियर आई वुड सर्टेनली हैव टेकन देम अराउंड। यदि यात्री यहाँ आए होते आई वुड सर्टेनली हैव टेकन देम अराउंड, तो मैं निश्चित रूप से उनको यहाँ लाया होता। यहाँ देखें इफ से सटे हुए क्लास में वुड हैव लगा हुआ है जो कि गलत है। ये अब यहाँ पे होगा क्या, ये डिपेंड ऑन करता है दूसरे क्लास के ऊपर। दूसरे क्लास में आपका वुड हैव यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसको हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे आपका हैड। तो इफ द टूरिस्ट हैड कम हियर आई वुड सर्टेनली हैव टेकन देम अराउंड। शी हैज प्रॉमिस्ड मी दैट शी विल नॉट गो बैक टू हर होम अंटिल आई विल कम। यहाँ देखें अंटिल के बाद वाले क्लास में विल लगा हुआ है जो कि गलत है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा क्योंकि इधर का क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो अंटिल आई कम ये चीज लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस इन योर लाइफ विदाउट एनी डाउट। यहाँ भी आप वही एरर्स देखें, इफ लगा हुआ है, इसके साथ विल का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पे नहीं होगा, विल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये होगा क्या, डिपेंड ऑन करता है दूसरे क्लास के ऊपर। यहाँ पे विल गेट लिखा गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फॉर्म। तो इफ यू वर्क हार्ड you will certainly get success in your life without any doubt. Question number 12 देखें। Had you informed me earlier, I would have certainly purchased the car from you. Had you informed me earlier, देखिए फ्रेंड्स, इस वाक्य में had से वाक्य की शुरुआत है, एक दूसरा क्लास भी दिया गया है, आगे वाले क्लास में would have लिखा गया है। इसका मतलब है सब्जेक्ट से पहले हैड आया है। ये भी कंडीशन के भाव को व्यक्त करता है, जो इफ के सेंस में इसको भी लिया जाता है। अर्थात हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये पास्ट परफेक्ट में है, तो दूसरे वाले क्लास में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, वुड हैव लगा हुआ है, वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यही आपका गलत है, इसके स्थान पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात यहाँ पे परचेज्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें। इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम, यदि आप समय से नहीं आए होते, द चाइल्ड वुड हैव टेकन अवे बाय द डकैत, तो डकैत द्वारा बच्चे को उठा लिया गया होता। फ्रेंड्स ये पास्ट परफेक्ट में है, ये भी आपका वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन इसमें गलत है। गलत क्या है, यहाँ पे चाइल्ड है सब्जेक्ट, वुड हैव टेकन अवे मतलब बच्चे को उठा लिया गया होता, ये सेंस होना चाहिए, बच्चा उसको नहीं, किसी को उठाया नहीं। यहाँ पे जो चाइल्ड है ये वर्क को नहीं कर रहा है, इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, अर्थात ये नॉन एक्टिव सब्जेक्ट है, ये नॉन एक्टिव सब्जेक्ट है, और नॉन एक्टिव सब्जेक्ट के साथ नॉन एक्टिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये रिलेशन होना चाहिए, एक्टिव सब्जेक्ट है तो एक्टिव वर्ब, नॉन एक्टिव सब्जेक्ट है तो नॉन एक्टिव वर्ब। और नॉन एक्टिव वर्ब कैसे बनता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बी का कोई भी फॉर्म लगा हो तो वह नॉन एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे देखें टेकन लगा है, टेकन से पहले यहाँ हैव लिखा गया है, बी का फॉर्म नहीं है, तो टेकन से पहले आप बी का फॉर्म लगाएंगे, अर्थात इससे पहले बीन का प्रयोग, बी का फॉर्म होगा, बी का कौन सा फॉर्म होगा ये डिपेंड करता है इससे पहले वाले वर्ड पे। यहाँ पे हैव लिखा गया है और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए बी का थर्ड फॉर्म बीन होगा, इसलिए यहाँ पर आप बीन का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस हो जाएगा ऐसे, द चाइल्ड वुड हैव बीन टेकन अवे बाय द डकैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें। इफ आई वाज टोल्ड अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प यू। यदि मुझे पहले बता दिया गया होता तो मैं निश्चित रूप से आपकी मदद किया होता। इस वाले वाक्य में देखें वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इधर वाले में ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, लेकिन ये आई वाज टोल्ड मुझे बताया गया होता, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब कैसे पता चल गया, ये देखिए वाज वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म अगर यूज किया गया है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है,
और ये टोल्ड से पहले लगा हुआ बी का सेकंड फॉर्म अर्थात नॉन एक्टिव वर्ब है। तो सब्जेक्ट आपका नॉन एक्टिव है, क्यों? क्योंकि मुझे पहले ही बता दिया गया, बताने वाला कोई और है। तो इस नाते यहाँ पर आप इसको पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे, क्योंकि वुड हैव प्लस का थर्ड फॉर्म इधर है, तो इधर वाला जो वाक्य होगा जो इफ का क्लॉज है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है, जैसा कि मैं पहले बता दिया हूं कि पास्ट में जब भी दो घटनाओं का होना पाया जाता है तो जो घटना पहले होती है उसको पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में होती है उसको पास्ट नेगेटिव टेंस में। क्योंकि घटना इसमें होती नहीं है, ऐसा कल्पना किया जाता है कि ऐसा हुआ होता, इसलिए यहाँ पे वुड हैव प्लस का थर्ड फॉर्म लगता है। यहाँ देखें ये इसका मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट में होगा और पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव, जिसको पैसिव के नाम से जानते हैं आप, अर्थात वहां नॉन एक्टिव वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर ये आपका वाज के स्थान पे इसका थर्ड फॉर्म, वाज का थर्ड फॉर्म आपका बीन होगा और थर्ड फॉर्म से पहले हैड का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा इफ आई हैड बीन टोल्ड, ऐसे लिखिए, यहाँ वाज हटा दीजिए बस। इफ आई हैड बीन टोल्ड अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड यू। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, if you would have informed them I would have immediately taken some action against him। यदि आप उनको सूचित किए होते I would have immediately taken some action against you, तो मैं तुरंत आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई किया होता। तो यहाँ देखिए if you would have, यहाँ पे if के साथ यहाँ पे would have का प्रयोग किया गया है जो कि बिल्कुल गलत है, यहाँ पे had का प्रयोग करेंगे। if you had informed them I would have immediately taken some action against him। फ्रेंड्स, इस तरह से सारे रस को मैंने करा दिया, लगभग 15 सेंटेंस मैंने आपको बताया। तो अब मैं इसको समाप्त करता हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, पूरा जब देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये मेरा दावा है कि आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हों या बैंक की तैयारी कर रहे हों या एनडीए या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हों, जिस एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है उसके लिए यह आपको काफी बेनिफिशियल साबित होगा, इसलिए इसको अवश्य देखें। धन्यवाद।